Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good afternoon to all my dear friends, my dear students. Whatever is the feasibility of time, my handsome greetings to all of you. I'm your एजाज sir और आपको मालूम है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs का एक सेशन ऑलरेडी किया है। इस सेशन में हम नीट या जेई में जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिटेल्ड यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन देख रहे हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि नीट या जेई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारी प्रिपरेशन और बेटर आ जाती है और हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें बेटा हम PYQs फिर से डिस्कस करेंगे और हम यहां पे डिटेल्ड सॉल्यूशंस इनका देंगे। और मैं आपको फिर से एक बार बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे या जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इफेक्टिव हो जाएगी, आप पहले से ही नीट और जेई के लिए तैयार रहेंगे। तो चलो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम PYQs प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस डिटेल्ड सॉल्व करेंगे और जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे PYQs सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आपको पार्ट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम बेटा क्वेश्चंस शुरू करेंगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सेशन। हैव अ लुक हियर। द क्वेश्चन इज the total number of electrons that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि आप ये बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट हो जाएंगे जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और जिनका एजिमुथल क्वांटम नंबर है 1। दैट्स वेरी सिंपल। हम देखेंगे ये कौन सी सबशेल है। देखो मेरा बच्चा, अगर यहां पे गिवन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन 2, दैट मींस ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये सेकंड शेल का सबशेल है। और अगर बेटा L इज इक्वल टू 1, ये तो गिवन है, तो ये P सबशेल होगी। आपको मालूम होना चाहिए अगर बेटा S सबशेल होगी उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, अगर P सबशेल होगी उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है, अगर D सबशेल होगी उसके लिए L की वैल्यू 2 होती है और अगर F सबशेल होगी उसके लिए L की वैल्यू 3 हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड शेल, L इज इक्वल टू 1 यानी कि P सबशेल। और आपको पता है अगर L 1 है तो M की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, दैट इज -1, 0 एंड +1। तो M की कितने वैल्यूज आ गए, 3। इसका मतलब जो ये P सबशेल होगी, इस P सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। यू से px, py एंड pz। तो अब देखिए आप, जो p सबशेल है, p सबशेल के लिए L की जो वैल्यू है दैट्स 1 और p सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और आपको मालूम है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो फिर बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा और एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6। तो आप देखिए हमारे ऑप्शंस में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस वी हैव ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल है। देखो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट हो सकते हैं। हमने सिंपली क्या किया, n इक्वल टू 2, ये तो सेकेंड शेल हो गई,
L इज इक्वल टू 1, ये तो p सबशेल होगी, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 2 हो गया 6, तो टोटल ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा और एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 पॉजिटिव। देखिए बेटा बड़ा सिंपल है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं यहां पे नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर, एक सेकंड मेरा बच्चा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कहेंगे दैट विल बी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। दैट सिंपल। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब अगर हम यहां पे बेटा p सबशेल बनाएंगे, p सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पे हमें N2 पॉजिटिव दिया गया है, मतलब हमें यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो फिर बताइए नाइट्रोजन के p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो भी देखो वो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्वेश्चन में वही बोला गया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 पॉजिटिव, सो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो N2 पॉजिटिव में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यहां आपको 4 फॉर्मूले गिवन हैं, तो हमें बताना है कि एक सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। देखिए अगर सिंपल, अगर बेटा आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे किसी भी सबशेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, देखिए हमारे पास है S सबशेल, हमारे पास है P सबशेल, हमारे पास है D सबशेल, हमारे पास है F सबशेल। अगर किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। ये फॉर्मूला बेटा आप आज से याद रखेंगे, ये वाली फॉर्मूला। तो जब भी किसी भी सबशेल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, सॉरी, अगर किसी भी सबशेल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे, सो वी यूज द फॉर्मूला 2l+1 वेयर l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। और बेटा आपको मालूम है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो जरा मुझे बताइए अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जरा मुझे बताइए number of electrons in a given subshell, in a subshell। अब बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा बताइए। ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल्स आर 2l+1 और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 4l+2। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बेटा होंगे सबशेल में। तो देखिए कोई फॉर्मूला हमारे पास है इसमें, यस वी डू हैव, हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे तो आप 2l+1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे सबशेल में तो आप 4l+2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हैव अ क्वेश्चन हियर। देखिए यहां पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल, तो हमें बताना है 3p ऑर्बिटल में कितने स्फेरिकल नोड्स होते हैं। देखिए आपको मालूम होगा अगर हमें स्फेरिकल नोड्स निकालने होते हैं, स्फेरिकल नोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला है n-l-1, दैट सिंपल।
और अगर प्लेनर नोड्स निकालने होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है एल, एल का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। स्फेरिकल नोड्स निकालने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाली फॉर्मूला, ये आप ध्यान में रखिए। whenever you have to calculate the spherical nodes or radial nodes, spherical nodes को radial nodes भी कहते हैं, तो जब भी spherical nodes निकालने होंगे that will be equal to n minus l minus 1, where n is the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अब यहां पे क्या गिवन है, जरा मुझे बताइए, हमें गिवन क्या है, हमें यहां गिवन है 3p ऑर्बिटल। जरा मुझे बताइए 3p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3। अरे 3p है यानी थर्ड शेल का p सब शेल है, तो n इक्वल टू 3। और आपको मालूम है p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो अब अगर हमें स्फेरिकल नोड्स निकालने होंगे that will be equal to n, n की वैल्यू क्या है 3 माइनस l, l की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट आंसर 1। आई बात समझ में? तो याद रखिए, जब भी स्फेरिकल नोड्स निकालने होंगे, जब भी रेडियल नोड्स निकालने होंगे, वी यूज द फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहां 3p में देखने थे, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो स्फेरिकल नोड्स कितने निकलेंगे 3p में, दैट विल बी बेटा 1। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट 2023, सो 2023 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आप जरा देखिए, हमें क्या कहना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें ए बी सी डी स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताने हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो पहला देखिए, आप जरा देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो एटम होता है उसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है हर कोई एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये तो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का मास केजीज में इतना ही होता है। नाउ उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या ऐसा सच है? जो भी आइसोटोप्स होते हैं क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? देखिए बेटा, आइसोटोप्स में लेता हूं H11, H12, H13 या कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। अगर हम बेटा इनकी बात करेंगे, अगर हम इन आइसोटोप्स की बात करेंगे, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर होता है सेम। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, दैट आर द फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ये ना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन, ये ना सी वाला, बी वाला भी किया, सी वाला भी। उसके बाद है ऑप्शन डी। अब देखिए यहां पे डी स्टेटमेंट क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या ऐसा सच है? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है जो एक एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। लेकिन यहां इसने क्या बताया, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद ई वाला स्टेटमेंट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
रिगार्डेड एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बिल्कुल सही बात है, डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी सबस्टेंस के। तो अब अगर इसमें देखेंगे हम, इसमें जो पहला वाला ए और इसमें जो डी है, ए और डी जो है वो, ए और डी जो है वो गलत स्टेटमेंट्स है, फिर बचा बी सी और ई, वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, हमें करेक्ट बताने हैं। तो जरा देखिए कोई ऑप्शन है? यस एग्जैक्टली, यहां पे देखिए, यहां पे बी सी ई ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी इनकरेक्ट। मैंने डिटेल में आपको ये समझाया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप बस ध्यान दीजिए। अ पर्टिकुलर station of All India Radio New Delhi broadcasts a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is। आप सिंपल सी बात समझिए, सपोज ये दिल्ली है और ये दिल्ली का कोई रेडियो स्टेशन है और यहां पे लगाया हुआ है एक ट्रांसमीटर। ये जो ट्रांसमीटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, रेडियो वेव इमिट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करो, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1368 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ गई हर्ट्ज में। किलो हर्ट्ज को हम जब हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। तो हमें बताना है कि ये जो यहां पे रेडियो वेव इमिट हो गई है इसकी वेवलेंथ क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, आपको मालूम है हमारे पास जो वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, दैट इज लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। सो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 219.3 मीटर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आया हुआ सवाल था, नीट 2021 में पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास वेव इक्वेशन है और सबको वो वेव इक्वेशन मालूम है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा को निकालना होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो हमने हमारी जो वहां पे फ्रीक्वेंसी है वो तो गिवन है, वो वैल्यू दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, now we have one more question। देखिए बेटा, we have one more question here। now have a look here। question क्या है वो देखिए। question is from the following pairs of ions which one is not isoelectronic pair। तो हमें देखना है isoelectronic pair कौन नहीं है। देखिए आपको पता है isoelectronic pair कौन होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी केमिकल स्पीशीज 2 3 4 जितने भी आयन्स गिवन होंगे, अगर उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। हमें यहां पे देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन नहीं है। सो हम देखते हैं कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। लेट मी सॉल्व। देखिए बेटा, हमारे पास है आयरन और मैग्नीज। आयरन का, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होंगे 25 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है Fe2 पॉजिटिव और क्या गिवन है Mn2 पॉजिटिव। अब देखिए आयरन में टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स है, जब +2 चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे। तो अब मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 25। अब अगर इस पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो यहां कितने बचे 23 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ही नहीं। तो पहले ही आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। ये देखिए दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, बाकी सब आप देख लीजिएगा ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होंगे। दैट्स इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चा लोग, देखिए
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत बारी पूछा गया है, इसीलिए इस पे सितार मार्क करो, इस पे मैं सितार मार्क कर देता हूं। हो सकता है इन फ्यूचर ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये सीधे जो क्वेश्चन है ये हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। इसमें बताया गया है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिस इज सिंपली हिजनबर्ग्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन where delta x is uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum, rest you know all, h is the Planck's constant. Have a look here. देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम यहां पे मार्क कर देते हैं। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा पी। तो जरा इस डेल्टा एक्स के बदले में कौन सी वैल्यू दूं, डेल्टा पी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर, है कि नहीं। इसके बदले भी क्या देंगे हम, डेल्टा पी, बिकॉज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सो इट विल बी डेल्टा पी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। Am I right? और आपको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फिर डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी m डेल्टा v। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो हमें ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है। सो डेल्टा v स्क्वायर विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो अगर डेल्टा v निकालना होगा यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी होगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट, ये तो बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर से इस स्क्वायर से m का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपका जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2m, रूट ऑफ ऊपर रह जाएगा h और नीचे रह गया आपका p। सो ये आपका आंसर आने वाला है, ये आपका आंसर आने वाला है। आप जरा चेक करो क्या हमारे ऑप्शंस में ये आंसर है, बिल्कुल 1 अपॉन 2m h अपॉन पाई। देखिए बेटा ये है यहां पे आपका आंसर। इट वाज वेरी सिंपल, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन था, वहां पे पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो बराबर है, तो हमने इक्वेट करके इसका आंसर निकाला। ठीक है, सो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। देखो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर आपको बेटा सबशेल्स निकालनी है, अगर देखो बेटा अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं, सबशेल्स में निकालने होंगे ऑर्बिटल्स, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, 2l+1। फिर अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2l+1, दैट विल बी इक्वल टू 4l+2। ये मैंने अभी बेटा आपको समझाया है डिटेल में। तो जब भी किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो यूज द फॉर्मूला 4l+2। ठीक है, 4l+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वांटम नंबर्स पे अक्सर इस पे क्वेश्चन आता रहता है, तो यहां पर एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हमें बात सिंपल सी करनी है कि नीचे आपको 4 क्वांटम नंबर्स के सेट गिवन है, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा सेट इनकरेक्ट है, कौन परमिसिबल नहीं है। अब देखिए आप सबको क्वांटम नंबर्स पता होंगे, वैल्यूज भी पता होंगे, क्या वैल्यूज पॉसिबल है, क्या वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। चलो हम देखते हैं क्या वैल्यूज पॉसिबल है, क्या वैल्यूज नहीं पॉसिबल है। देखिए
अब अगर हम यहां पे सबसे पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, इधर देखिए मेरा बच्चा, पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन में हमें बताया गया है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -1/2। अब जरा देखिए क्या ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अगर n 3 है तो l 2 हो सकता है, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो s -1/2 हो सकती है। अब उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इधर देखिए दूसरा, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2। बेटा ये भी पॉसिबल है। n इज इक्वल टू, तीसरा ऑप्शन देखिए, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2। बेटा ये भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आप जरा देखिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -1/2। अब जरा देखिए, जरा गौर फरमाइएगा इधर, n की वैल्यू 3 ऑब्वियस बात है, तो ठीक है, थर्ड शेल है। l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिकॉज अगर n की वैल्यू गिवन होगी तो l की वैल्यू होती है n-1, तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 आ सकती है। उसके बाद इसने दिया है m की वैल्यू -3, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर l की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू होती है -l थ्रू 0 टू +l। अब मुझे बताइए, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कहां से -3 आ सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट परमिसेबल। सो इसका मतलब जो यहां पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 है, ये बेटा इनकरेक्ट है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू अगर 2 है, m कभी भी -3 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये शायद लास्ट लेक्चर में मैंने कराया है, आप वो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है एग्जाम्स में। ये जो लास्ट लेक्चर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ लेक्चर नंबर 1, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे बताया गया है as 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second, the associated wavelength will be। ये बेटा एक छोटा सा पार्टिकल दिया गया है, एक छोटी सी बॉल है जिसका मास है 0.66 kg और ये मूव करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी तो उसके साथ एसोसिएट वेव होती है, दैट्स कॉल्ड डी ब्रोगली वेव। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, फॉर्मूला सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वो अप्लाई करो तो आपको आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बेटा सॉल्व किया है, तो इसको वहां से आप लेक्चर नंबर 1 से देख लीजिएगा। नाउ उसके बाद क्वेश्चन जो है वो देखिए, the total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom is। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है अगर फोर्थ एनर्जी लेवल होगी। देखिए बेटा, अगर ये है न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है ना। अब यहां पे n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। और आपको यह भी मालूम है कि पहले शेल में सिर्फ s सब शेल होती है, इसमें s सब शेल, और जो सेकंड शेल है इसमें s और p सब शेल होती है, जो थर्ड शेल होती है उसमें s और p और d होती है, और जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसमें s सब शेल, p सब शेल, d और f। तो जो आपकी फोर्थ शेल है, फोर्थ एनर्जी लेवल, उसमें s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल और f सब शेल है। और आपको मालूम होगा जो s सब शेल है इसमें एक ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो आपका f सब शेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ जाएगा। शाबाश, जरा इसको ऐड करो तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 16 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स।
मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी देता हूं। ट्रिक क्या है? छोटी सी फॉर्मूला, वो आप हमेशा के लिए याद रखो, तो इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको फोर्थ एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखने हैं, आपको मालूम है पहले शेल में s, फिर सेकंड शेल में sp, फिर थर्ड शेल में spd और फोर्थ शेल में spd। अब अगर आपको फॉर्मूला यूज करनी होगी, याद रख लीजिएगा, जब भी आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने होंगे ना किसी भी शेल में, तो आप यूज करो फॉर्मूला n स्क्वायर। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल नंबर। और यहां पे क्वेश्चन में क्या है बेटा? फोर्थ शेल, 4 का स्क्वायर हो गया 16। दैट्स इट। सो हमेशा के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो। सो किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर। और यहां पे आप 2 सेकंड में इसको कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। और ये मैंने डिटेल में समझा है, इससे आपको और भी फायदा हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स। देखिए हमें दो रेडिएशंस या दो फोटॉन्स की एनर्जी गिवन है, हमें क्या करना है? उनकी वेवलेंथ कंपेयर करनी है। पहले आप इस बात को समझो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc अपॉन लैम्डा। ये तो सबको पता है, या तो सिंपली आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू। न्यू किसके बराबर होता है? c बाय लैम्डा। हो गया ना c बाय लैम्डा। अब अगर हम दो रेडिएशंस निकालेंगे, दो रेडिएशंस लेंगे, एक हो गई E1, सपोज ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, E1 विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1। और अगर दूसरी रेडिएशन की एनर्जी कंपेयर करनी होगी, दैट विल बी hc अपॉन लैम्डा 2। अगर इन दोनों को बेटा आप कंपेयर करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो यहां से अगर आप देखेंगे लैम्डा का रेशो क्या आ जाएगा? दैट विल बी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू E2 अपॉन E1। सो रेशो क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू E2 कितना है? दैट्स 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 कितना है? दैट्स 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई राइट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा। सो वो आ जाएगा यहां पे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। एक सेकेंड, यहां मुझे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। सो यहां आ जाइए, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो लैम्डा 1 आ जाएगा ट्वाइस लैम्डा 2। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा 2। ये देखिए क्या कहीं पे है? लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा 2, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, यस ये देखिए यहां पे है लैम्डा 1 इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा 2। बड़ा सिंपल। अब आज से आप सीधे फॉर्मूला ही याद रखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का कि एनर्जी गिवन होगी और आपको वेवलेंथ कंपेयर करनी है, सो सिंपली आप याद रखिएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। ये फॉर्मूला यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एम आई राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है। सी द क्वेश्चन इज, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। हमें क्या गिवन है यहां पे? हमें यहां पे गिवन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4, यानी एक सबशेल जो है वो फोर्थ शेल में है। सिंपल, N इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 3। अब ये कौन सी सबशेल है आपको पता है? अगर L इक्वल टू 0 S, L इज इक्वल टू 1 तो P, L इज इक्वल टू 2 तो D, L इज इक्वल टू 3 तो F सबशेल। तो L इज इक्वल टू 3 मतलब ये कौन सी सबशेल है? ये बेटा है आपकी F सबशेल। और आपको मालूम है F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे 7 ऑर्बिटल्स है ना?
तो अगर n की वैल्यू 4 तो फोर्थ शेल और l की वैल्यू 3 तो ये होगी f सब शेल। f सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 14। यही तो हमें बताना था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a सब शेल विद l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो निकाला हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन में गिवन भी है, ये देख लीजिएगा, है ना। बड़े सिंपल से क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट सेट ऑफ, ये देखिए, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। देखिए रुबिडियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, अल्कली मेटल्स में आता है। हमें बताना है जो रुबिडियम में सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके 4 क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए, तो हम आसानी से क्वांटम नंबर्स बता सकते हैं। सपोज देखिए, जो आपका रुबिडियम है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37। तो इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। तो रुबिडियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी क्रिप्टॉन 5s1। ये होगी रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है? 5s में। तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं 5s ऑर्बिटल, है कि नहीं। और इसी 5s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और यही रुबिडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसके क्वांटम नंबर्स बताने होंगे, देखिए ये तो 5th शेल में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द 5th एनर्जी लेवल। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये 5th शेल में है। उसके बाद ये तो एस सब शेल का ऑर्बिटल है, तो यहां पे L इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एस सब शेल के लिए L की वैल्यू 0। अगर L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0 होगी। ऑब्वियसली यहां पे S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो स्पिन होगा दैट कैन बी +1/2। दैट मीन्स जो रुबिडियम में सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके क्वांटम नंबर्स क्या है? 5 0 0 +1/2। अब आप देखिए क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 4 क्वांटम नंबर्स इस रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के गिवन है, जो हमने यहां पे निकाले। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज। देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हमें तो मालूम है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है दैट इज इक्वल टू √L इंटू L+1 h/2π। अब यहां L है एजिमुथल क्वांटम नंबर। सिंस हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑर्बिटल है? इट इज p ऑर्बिटल। आपको मालूम होना चाहिए फॉर p ऑर्बिटल L की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फिर एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? दैट विल बी √1 इंटू 1+1 h/2π। सो यहां 1 + 1 हो गया 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा √2 h/2π। अब ये है एक्चुअल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन आप देखिए ऑप्शंस में हमें ये नहीं मिला है। देखो यहां पे ये ऑप्शन भी नहीं है, देखिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन में भी नहीं है, ये है √3, ये भी नहीं है। यहां पे है हमें ऑप्शन h/√2π। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका √2 h/2π है ना, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे √2 से और डिवाइड भी करेंगे √2 से। अब ये √2 और ये √2 जो है, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, नीचे इस रूट से वो 2 कट हो जाएगा, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी 1/√2π। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए, सॉरी 1 नहीं, h है यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह से ये जो है ये निकलेगा p इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, हैव अ लुक हियर। What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following
क्वांटम नंबर्स। देखो हमें क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये क्वांटम नंबर्स मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, सी हियर, हमें n की वैल्यू गिवन है 3, l की वैल्यू गिवन है 1, m की वैल्यू गिवन है 0। अब बात को समझिएगा, n की वैल्यू 3 मतलब ये थर्ड शेल का ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 1 मतलब ये p सब शेल रिप्रेजेंट करती है, और m की वैल्यू 0 यानी ये p जेड रिप्रेजेंट करता है। बात को समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है ना, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है 3pz, मतलब ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन फर्स्ट, एक ही ऑर्बिटल। मैं आपको यहां पे बताऊं, जब भी आपको तीन, एक तो n की वैल्यू याद रखना, जब n की वैल्यू गिवन होगी, l की वैल्यू गिवन होगी, m की वैल्यू गिवन होगी, याद रखना ये एक सिंगल ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना एक ऑर्बिटल को तीन क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं, एक n, l और m। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें n, l, m और s चारों के चार क्वांटम नंबर्स चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन को चार क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं और ऑर्बिटल को तीन क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। बात समझ रहे हो ना? और यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें तो एक कंप्लीट सेट दिया गया था, NLM। NLM जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल, ठीक है ना? अब वन मोर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of orbitals will have electron density along the axis। देखो जो d सबशेल है, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, समझ लीजिएगा। एक है आपका dxy, एक है dyz और एक है dxz। ये जो है ना, यहां पे जो लोब्स होते हैं वो लोब्स होते हैं इन बिटवीन एक्सिस। आई बात समझ में? लेकिन जो हमारे पास dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे जो लोब्स होते हैं वो लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस, दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। जैसे अगर मैं इस तरह से बना लूं, इट इज x एंड इट्स y, इस तरह से लोब्स होंगे, ये देखो इस तरह से लोब्स होंगे, ऐसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो याद रखना हमारे पास दो डी ऑर्बिटल्स, एक डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनमें जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, लोब्स जो होते हैं वो होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो अब देखिए क्या हमारे ऑप्शंस में कोई नजर आ रहा है आपको? यस एग्जैक्टली, पहला ही ऑप्शन डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अलोंग द एक्सिस ही होगी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, जरा उस पे आ जाइएगा आप। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इधर देखिएगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। ये कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो जाएंगे ऑर्बिटल्स में जिनका n का वैल्यू 3 होगा, n का वैल्यू 3 होगा और l का वैल्यू 1 होगा। तो ये ऑब्वियसली अगर n का वैल्यू 3 तो थर्ड शेल और l का वैल्यू 1 तो p सब शेल। तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपका आंसर आ गया। सो फोर्थ ऑप्शन 6। आई बात समझ में? यहां हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया गया है, ये देखो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो ना? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन तो ये थ्योरेटिकल है। बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन। बोहर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? देखो बोहर्स मॉडल की कुछ एप्लीकेशंस है और कुछ लिमिटेशंस है, और सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो बोहर्स मॉडल की है वो एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें यहां पे सीधे ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज है ना, या फंड सीरीज जो है।
लेकिन अगर देखा जाए बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टोरिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, दो एटम्स कैसे मिलकर बॉन्ड बना देते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया था।